जहां पर हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। उम्मीद करता हूं जो पिछला लेक्चर था वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। तो देखिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे होंगे वो सेलिएंट फीचर्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली हम लोग ने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो देख लिया है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम देख लेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले तो सेलिएंट फीचर्स को हम लोग देखते हैं। तो सेलिएंट फीचर में जो सबसे पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर आता है, आप इसको वन बाय वन करके नोट करते चलेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर में है ये टॉपिक, यहाँ पर आपको फैक्ट्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सो वी विल बी सीइंग ऑल द फैक्ट्स दैट आर बीइंग इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So if we see the first one, then you will see that the first one is that it is the lengthiest written constitution. ये lengthiest written constitution है, that is it is the lengthiest written constitution. Why? Because if you will see, then it is going to have your preamble, then almost 470 आर्टिकल्स एंड देन 12 शेड्यूल्स। आज हम 12 शेड्यूल्स को भी देख लेंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, लेंथीएस्ट है। इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक देखिए इसी बात पे हमारे सामने एक क्रिटिसिज्म भी देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले बार हम लोग ने डिस्कस किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। आपने वहां ये भी देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, बट आपको एक चीज यहां देखने के लिए मिली होगी कि दोज मेंबर वर द लीगल प्रैक्टिशनर्स, मींस वो सारे जो थे वो क्या थे, लॉयर्स थे, दे वर लॉयर्स। तो यही क्रिटिसिज्म हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लॉयर्स ने, लीगल प्रैक्टिशनर्स या लीगल लुमिनरीज ने बनाया है, जिसके कारण ये अपने आप में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ये अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, दैट इसके जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर ये कहा जाता है सेकंड क्रिटिसिज्म यहीं पर कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरल पब्लिक के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा, मैंने पिछले ही लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय एडल्ट सफरेज। तो वहां पर बताया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज के द्वारा लोगों को, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें इलेक्ट नहीं किया गया था। दैट मीन्स कि हर व्यक्ति वोट नहीं कर रहा था। अगर 18 प्लस जो भी व्यक्ति है वो हर व्यक्ति वोट नहीं कर रहा था, सिर्फ रिच एज वेल एज एजुकेटेड, यही दो पर्सन्स को वोट करने का अधिकार दिया गया था। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सिर्फ रिच को और एजुकेटेड को ही वोट करने का अधिकार था। तो यहां पर ये भी एक क्रिटिसिज्म आ जाता है, बट ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह से सही नहीं है। हम लोग इसे मेंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह से सही नहीं है। तो क्योंकि द रीजन इज दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर वन डे एग्जामिनेशन, ये आपके लिए वन डे एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। देन वी आर गोइंग टू हैव एन एनालिसिस ओवर द सेकंड वन। तो सेकंड ये है कि हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ क्या है, सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के लिए आपको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ देयर इज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर सेंटर एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट, दोनों के लिए एक ही है। यहाँ पर पार्ट्स अलग कर दिए गए हैं, आपको देखेंगे आप पार्ट 5 में, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। पार्ट 5 में आपको सेंटर के देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर आप प्रेसिडेंट ये सारे देखेंगे। फिर आपको स्टेट लेजिस्लेचर का डिफरेंट पार्ट है, दैट इज 6। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर जो हमें फीचर्स देखने हैं वहां पर पहला आपका इंपॉर्टेंट आ गया कि इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड द सेकंड वन इज दैट इट इज द सिंगल
कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर सेंटर एज वेल एज योर स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के लिए, दोनों के लिए क्या है ये? Now let's get started with some philosophical part. Means that if you will see, India na, that is so if you are seeing here that the structural part of our Indian constitution has been taken from the Government of India Act 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट यानी कि किस तरह से फॉर्मेशन है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है उसमें शेड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिकल्स का एक ओरिएंटेशन है, 1 से आप 4 तक देखेंगे तो यूनियन एंड स्टेट्स का है, 5 से आप 11 तक देखते हैं तो आपको सिटीजनशिप का है, 12 से 35 तक देखते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट्स के हैं, फिर 36 से 51 तक, फिर 51A एक ऐड किया गया है तो ये आपका डीपीएसपी है, ये आपका फंड। तो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहाँ से अपनाया गया है? तो ये स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसे क्या किया गया है? अपनाया गया है। वहीं पर अगर आप देखें तो आपको देखने के लिए मिलता है देयर इज अनदर थिंग दैट इज फिलोसफिकल पार्ट। क्या आपको समझ आ रहा है कि व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसफिकल पार्ट? आखिर फिलोसफिकल पार्ट में ऐसा क्या है? देखिए स्ट्रक्चरल पार्ट तो आप समझ गए, फिलोसफिकल पार्ट होता है कि फिलोसफी यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसफी होती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओरिएंटेशन होती है कि किस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर हमें फिलोसफिकल पार्ट को देखना होगा कि दैट फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से? आप देखेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या बोरो किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डीपीएसपी को लिया है, जो कि आपका मेन जो फिलॉसफी है वो को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे फंडामेंटली ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ठीक है हम बता देते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर पता चलता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में, और ये हमें देता है सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें फंडामेंटल, जस्ट अ मिनट, इट वाज पॉलिटिकल जस्टिस, ओके, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट, ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलता है यहाँ पर आपको सोशल जस्टिस मिलता है और इकोनॉमिक जस्टिस मिलता है। अब क्या है ये, थोड़ा सा हम ब्रीफली देखेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब, सॉरी, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, आप भारत में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आपको यहाँ तक कि प्रोटेस्ट का भी दिया गया है पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, स्ट्राइक का अधिकार नहीं है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। आपको प्रेस का राइट टू प्रेस है, ये सारे क्या है, आपको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। सोशल में क्या आ जाता है, यहाँ पर हम सोशल की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करते हैं। इकोनॉमिक आपको राइट्स दिए गए हैं, राइट टू वर्क हो गए, ये सारी चीजें, ये सारा को हम डिटेल में देखेंगे आपके अपकमिंग लेक्चर्स में, जहां हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, डीपीएसपी को देखेंगे, तो वहां पर हम इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके बाद अगर हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं, तो जो हमारा अगला पार्ट है वो आ जाता है पॉलिटिकल पार्ट, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अंडरस्टूड, ओके। तो देखो पॉलिटिकल पार्ट जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटिश से लिया। आपको ये तो समझ आ गया कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, हाउ देन वी हैव सीन आल्सो फिलोसफिकल पार्ट, जैसे कि अमेरिकन है, आयरिश है, कैसे हम लोगों ने फिलोसफी को देखा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोगों ने प्रेम्बल लिया है, और प्रेम्बल इज द बेसिस ऑफ व्हाट,
सेइंग द फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द, हमारे प्रियम्बल के थ्रू ही आपको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स फिलॉसफी के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल पार्ट की देखें तो पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा हम लोगों ने क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल पार्ट का सिंपल सा अर्थ है पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ। अगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता तो हम कहते हैं कि हमारे कंट्री की पॉलिटिकल जो है पार्ट यानी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से हम कहते हैं कि दैट इज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और भी आप ओरिएंटेशन देखें, हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी सिंगल सिटीजनशिप है। फिर उसका हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ जो है रूल ऑफ लॉ है, किसने दिया था? प्रोफेसर डाइसी ने इस ओरिएंटेशन को बताया था। इसको भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाइकैमलरिज्म का कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपको समझना होगा कि बाइकैमरलिज्म किसे कहते हैं। ऐसे तो हम इन चीजों को देखेंगे बट फिर भी टू हाउसेस का कॉन्सेप्ट, यानी कि ठीक है हमारा पार्लियामेंट हो गया सुप्रीम अथॉरिटी जो कि आपके लिए लॉ बनाने वाला है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पार्लियामेंट का ओरिएंटेशन कैसा होगा? तो पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वो अलग हो गए। इसके अलावा आपको दो हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, ये हमारा लोअर हाउस है। तो वहां पर भी आपको ब्रिटिश में भी एक लोअर हाउस एक अपर हाउस देखने के लिए मिलता है। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भारत में भी देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। हम अगर फिलोसफिकल पार्ट की बात करते हैं तो हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और जब हम पॉलिटिकल पार्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्ट हमारा कहाँ से आ जाता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आता है अपने आप में, उसे हम कहते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। इसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ऑल्दो हम इसे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बट देखिए जो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है उसे हम थोड़ा समझते हैं कि रिजिड हम किसे कहेंगे और फ्लेक्सिबल हम किसे कहेंगे। देखिए रिजिड का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फ्लेक्सिबल है, इजीली आपने चेंज कर दिया। लेट्स से आपने किसी भी एक्ट को या लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को आपने अगर सिंपल मेजॉरिटी से, अब ये क्या होता है सिंपल मेजॉरिटी? सर सिंपल मेजॉरिटी इज नथिंग बट 50% प्लस 1। अब ये 50% प्लस 1 क्या है? लेट से आपके 500 पीपल ने वोट किया, प्रेजेंट एंड वोटिंग फ्रॉम लोकसभा 540 मेंबर्स हैं, उसमें से 500 लोगों ने प्रेजेंट एंड वोट किया, यानी प्रेजेंट थे और वोट भी किया। अब अगर इसमें से 251 किसी एक फेवर में चले जाते हैं, मान लेते हैं यस फेवर में कि इसे पास करना चाहिए, तो अगर इसे यस फेवर में चले जाते हैं तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो एक्ट है वो सिंपल मेजॉरिटी से क्या हो गया? पास हो गया। दिस एक्ट हैज बीन पास्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। तो अगर इस तरह से किसी भी एक्ट को हम चेंज करते हैं तो उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, बिकॉज ओनली 50% प्लस 1 है तो आपका हो गया। रिजिड किसे कहते हैं? कि 2/3 हो और उसमें भी 2/3 में टोटल स्ट्रेंथ हो जाए। अभी देखिए टोटल स्ट्रेंथ और सिंपल मेजॉरिटी में क्या अंतर है? अब देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर 500 लोग प्रेजेंट थे और 251 दिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 50% प्लस 1 है, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अगर यही बात होती कि हमें टोटल स्ट्रेंथ का चाहिए तो ये बिल पास नहीं होता। द रीजन इज दैट टोटल स्ट्रेंथ तो हमारी 540 है, इसमें से अगर हम 50% प्लस 1 लेंगे तो 271 चाहिए, जो कि अभी भी 20 क्या है? कम है। तो इस कारण से ये नहीं होगा। तो टोटल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग कम भी है दैट डजंट मैटर, आपको टोटल स्ट्रेंथ का उतना परसेंट जो फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको लाना होगा। उसी प्रकार से अगर 2/3 हो जाए तो लेट्स से समथिंग इज बीइंग देयर 300 है, तो आपको 300 अगर टोटल स्ट्रेंथ है तो आपको
200 उसमें से करना होगा। तो ये क्या है, रिजिड प्रोसेस है। अब इसमें से मान लेते 240 लोग ही प्रेजेंट थे उस दिन और वोट किया, तो अब उसमें से 200 लोगों को उसके फेवर में करना होगा। तो ये जो होता है वो रिजिड होता है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो इसी से आपका होता है, सिंपल मेजोरिटी से आपके आमतौर पे जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे होते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या है। तो क्या भारत में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है? तो आपको दिखेगा कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ बोथ। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि वी आर रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। कुछ पार्ट के लिए हम रिजिड हैं, कुछ पार्ट के लिए हम फ्लेक्सिबल हैं। तो हमारे पास आपको दोनों ही देखने के लिए मिल जाएंगे, रिजिडिटी भी दिखेगी और साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखेगी। देखिए एक फैक्चुअल चीज है, ऑल्दो ये सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करते, बट थोड़ा सा पीसीएस को पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हुए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो आपको इसे बुक से पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा ये आपके लिए यूजफुल रहता है, क्योंकि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये क्या है, पूरी तरह से फैक्चुअल इन नेचर है। इसके डिफरेंट डिफरेंट निमोनिक्स आप खुद से बना सकते हैं, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं, निमोनिक्स की मदद से आप कर सकते हैं। मैं आपको जेनरिक 2-4 बता देता हूं ताकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाए। देखिए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 एक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इससे हम लोगों ने क्या क्या ले लिया, तो उससे हम लोगों ने एक फेडरल स्कीम लिया। अब क्या है फेडरेशन और फेडरल स्कीम और फेडरल सिस्टम क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में वही देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों ने गवर्नर जो हमारे यहाँ है वो उसका ऑफिस, उसका जो पूरा ओरिएंटेशन है वो। फिर आप जुडिशरी की बात कर लो, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लो, इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए जो जो कैचेस है ना वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस अगर कभी भी एग्जाम में आए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ही क्लिक करना है, आपको जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं करना है। आप इस चीज को समझें कि जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी की बात करता है, यानी जब इमरजेंसी लगा तो फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। इसकी बात करता है जर्मनी का वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि इमरजेंसी प्रोविजंस की। जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो 1935 से लिए गए हैं। 3 आर्टिकल्स आर बीइंग देयर, 352, 356 एंड 350, 360। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन सभी चीजों को हम एक सेपरेट चैप्टर में बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। जिनको ये सारे आर्टिकल्स नहीं पता है उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग इसको चीजों को धीरे धीरे करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोरो किया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम अगले लेक्चर में से देखेंगे। फिर रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने दिया। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने यहाँ से लिया है। कैबिनेट सिस्टम लिया। फिर इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम लोगों ने यहाँ पे लिया। इसके अलावा बाइकैमलरिज्म 2 हाउसेस ये लिया है। पेरोगेटिव रिट्स, पेरोगेटिव रिट्स कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 32 है जहां पर आपको क्या मिलते हैं, रिट्स मिलते हैं। रिट्स जुडिक्शन किसके, सुप्रीम कोर्ट के। 226 है वहां क्या मिलता है, हाई कोर्ट का मिलता है। इसे हम फंडामेंटल राइट वाले में 32 को डिस्कस कर लेंगे। जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी जुडिशरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तो 2026 को डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो हम इसे 32 और 226 को पूरी तरह से कंपैरिजन करके डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रेलिवेंट यही होती है जब आप एनालिसिस के साथ चीजों को करते हैं। आप अगर 32 को देखेंगे, 222 को देखेंगे या 226 को देखेंगे तो आपको वहां पर चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या छोटी सी चीज है, देखिए एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हाई कोर्ट के पास ज्यादा रिट जुडिक्शन है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ट्रैप कहाँ आता है जब बोल दे टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो टेरिटोरियल जुडिक्शन ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की होती है ना कि हाई कोर्ट की। टेरिटोरियल जुडिक्शन का मतलब होता है कितने टेरिटरी तक वो चीज क्या है, लागू है। अगर आप देखेंगे कि पूरे इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन है वो वैलिड होगी, बट ये क्या होगा, हाई कोर्ट का रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए वैलिड होगा। समझ रहे हैं आप। लेकिन जब हम रिट जुडिक्शन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का, इनका फंडामेंटल राइट्स एंड अदर थिंग्स भी हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जब एनालिसिस के साथ आप चीजों को करते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाता है।
इसके बाद इसका मैं देखिए आपको एक पिक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने ली है, जैसे कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिया है, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लिया है, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है अंडर आर्टिकल 51। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसी पर आप देखेंगे कि जो हमारा एनसीएलटी है जो बन रहा था उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। ये क्या है हम लोग इसे देखेंगे जुडिशरी वाले पार्ट में। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का किस तरह से इम्पीचमेंट होता है वो, फिर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू ये भी हम देखेंगे। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस और आपका वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा डीपीएसपी हो जाता है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम आज इलेक्शन देख रहे हैं, इलेक्शन देखते हैं प्रेसिडेंट का, वो यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा अगर राज्यसभा के मेंबर्स की आप बात करते हैं तो राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें जो है वो ली गई है। फिर कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमें देखने के मिलते हैं, कनाडा का आप बहुत ही सिंपल सा ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं, कनाडा का जो है सेंटर क्या है, स्ट्रांग है। तो जहां भी सेंटर को स्ट्रांग दिखलाया जाएगा, जैसे कि फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर या फिर रेसिड्यूरी पावर आपको सेंटर को देनी है, इस तरह के जो भी आपको सेंटर से रिलेटेड दिखेंगे वहां पर आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्करेंट लिस्ट एक देखने के लिए मिलता है। कॉन्करेंट लिस्ट के बाद व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट, हमारे पास टोटल 3 लिस्ट होते हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, थर्ड इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं टोटल 100 इन नंबर है जिन पे सिर्फ सेंटर ही बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सिर्फ स्टेट बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे हैं जिसपे दोनों ही बना सकते हैं, बट अगर दोनों में क्लैश होगा तो डेफिनेटली सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। इसे हम देखेंगे जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन को देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, सारे प्रोविजंस को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, अगर कोई भी डेडलॉक कंडीशन आ जाता है तो हमारे यहाँ एक प्रोविजन ये भी है कि हम ज्वाइंट सीटिंग के थ्रू चीज़ों को करा सकते हैं। मनी बिल को नहीं करा सकते एब्सोल्युटली, बट और सारे जो भी हम आपके लॉज होते हैं उनको हम लोग ज्वाइंट सीटिंग के थ्रू भी पास करा सकते हैं। तो वो भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन का तो मैंने बता ही दिया। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन का आपका है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो आपका आ जाता है। यूएसएसआर एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है। यूएसएसआर का देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो आप समझिए एक ट्रायो कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज ट्रायो, हम उसे कहते हैं यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ठीक है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। अब ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी होता क्या है, आप इसको समझेंगे कि एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी होता है जिसमें आपके, ठीक है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी होती है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में आपकी लिबर्टी क्या भारत में मिलती है, यस, आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लिबर्टी। इसके अलावा लिबर्टी के बाद अगर आपको देखने के लिए मिलेगा इक्वलिटी और फैटर्निटी। फैटर्निटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इक्वलिटी, ये सारा हम लोग ऐसे आपको प्रियम्बल वाले चैप्टर में सारे जितने भी हैं वो करवा देंगे। तो ये तीनों जो होते हैं इसको हम लोग यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं, बट एक जस्टिस होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में कौन आता है तो लिबर्टी। लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है, आप समझेंगे तो हम इसे प्रियम्बल में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है लिबर्टी और फ्रीडम में। ऐसे अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। फिर एक इक्वलिटी आपका आएगा और फैटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो ये आपको तीनों होते हैं यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से या कह सकते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बट जो जस्टिस वाला पार्ट है वो यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जस्टिस 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस हमारा डीपीएसपी में प्रोवाइड कराता है। पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमें प्रोवाइड कौन कराता है, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का भी यूएसएसआर से है। देखिए याद करने की चीज़ों को बहुत ही इजी होता है जब आप लॉजिकली लेके चलते हैं चीज़ों को, तो फिर याद करना इजी हो जाता है। जैसे लेट्स से हमारा फर्स्ट पार्ट में तो यूनियन एंड स्टेट्स हो गया, तो उसका तो कोई है नहीं बोरोइंग। सेकेंड आपका आता है सिटीजनशिप, तो आप याद रखेंगे सिटीजनशिप किससे है, ब्रिटिश से।
फिर आता है थर्ड हमारा प्रियम्बल आ गया। तो प्रियम्बल सर हम लोगों ने किससे लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो हमारा लैंग्वेज है जिस तरह से लिखा हुआ वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने किन से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोगों ने डीपीएसपी कहाँ से लिया, तो हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने किससे लिया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिया रशियन या फिर यूएसएसआर आप कह सकते हैं। इस तरह से जब आप लॉजिकली चीजों को लेकर चलते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। फिर अगर जैसे आप प्रेसिडेंट में पहुंचेंगे तो प्रेसिडेंट में आप देखेंगे कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन इम्पीचमेंट कहाँ से प्रेसिडेंट का लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो तीन इंपॉर्टेंट और बच गए हैं जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ऐसे में इसका पिक आपको प्रोवाइड करूंगा। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने मेनली क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने मेनली जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, अमेंडमेंट प्रोसेस किस आर्टिकल में आता है 368 में, तो ये पूरा अमेंडमेंट प्रोसेस हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा जो इलेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा वो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैंने आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर से नॉमिनेट होते हैं, तो जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इलेक्शन वाला जो पार्ट है वो साउथ अफ्रीका से। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंटीग्रिटीज है, आपको समझना होगा। फिर से मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं कुछ तो इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड जो होते हैं वो 12 इन नंबर है, इलेक्टेड बाकी आपके बच गए 250 में से, ठीक है 238 हो गए। तो जो ये 12 नॉमिनेटेड है, ये नॉमिनेशन का किस तरह का प्रोसेस है, ये हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, इलेक्टेड वाला साउथ अफ्रीका से ले लिया। ये समझ आ रहा है। एक लास्ट बच जाता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम लोगों ने कुछ चीजों को लिया है। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या होता है ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आपको याद करना होगा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र आता है। इसे हम फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो देयर शुड बी अ प्रोसीजर, यानी कि उसके 3-4 कंडीशंस होते हैं कि अगर किसी ने किसी तरह का क्राइम किया है तो वो उस दिन तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसी दिन तक वो क्राइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बाद में उससे रिलेटेड कोई आपने क्राइम कर दिया और लेट्स से टीचिंग आज के डेट में वैलिड है, लीगल है, बट अगर कोई ऐसा एक्ट आ जाता है, बल्कि नहीं है ऑल्दो आ जाता है कि टीचिंग कर रहा गलत है और उसके बाद फिर जितने भी टीचर्स है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, तो ये गलत है। आप पहले वैलिड एक लॉ बनाएंगे कि टीचिंग नहीं किया जा सकता है इंडिया में, और उसके बाद फिर कोई अगर टीच करता है तब आप उसको अरेस्ट कर लेंगे। ऑल्दो ये सारी मतलब सिर्फ सुपरस्टिशंस है, मैं सिर्फ ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे होंगे, ये क्लास कॉन्सेप्ट होगा, लेट मी फेडरल सिस्टम। सर देखिए फेडरल सिस्टम का कैसा है, ऐसे तो अगर बात करते हैं जब हम फेडरल सिस्टम से, उससे पहले देखिए एक और चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट आता है बैग ऑफ बोरोइंग्स का। क्वेश्चन आता रहता है, लगातार आते रहता है मेंस में। अगर आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, इस स्टेटमेंट को आपको इलुस्ट्रेट करना है या फिर अपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस स्टेटमेंट का कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग ऑफ बोरोइंग्स। आप देखेंगे इधर से कुछ ले लिया, इधर से कुछ ले लिया, इधर से कुछ ले लिया, तो क्या ये बैग ऑफ बोरोइंग्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, जो कि हम आपको मेंस के बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ। वैसे जब हम लोगों ने इस बात को बताया है तो देखिए बैग ऑफ बोरोइंग्स में आपको सिंपली पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट को लिखना है कि यस वी हैव टेकन, दो चार आप इंपॉर्टेंट वाला बता देंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ब्रिटिश से लिए। इस टाइप से अपने इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट यूएस से लिया, हम लोगों ने डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग ने यूएस से, ऐसे करके आप 2-3 इस बात को वैलिडेट करेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट क्यों पूछा गया है। जैसे इंट्रोडक्शन में वैलिडेट कर लेंगे कि हाँ हमारे सिस्टम में आपको बहुत सारे ऐसे जो प्रोविजंस हैं वो मिलते हैं जो कि दूसरे कंट्री से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे बॉडी पार्ट पे। तो इसके आपको
फेवर में कुछ बातें लिखनी होंगी। वहां पर 2-3 बातें आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि हम लोगों ने दूसरे जगह से इधर कौन कौन से हम लोगों ने चीजों को लिया है, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बिकॉज मेन जो बॉडी पार्ट आएगा वहां पर आपको इसको नलिफाइड करना है। ठीक है, तो इसको नलिफाइड किस तरह से करेंगे हम बॉडी पार्ट में, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन देंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आप एक बैकग्राउंड वाला दे देंगे, छोटा सा पैरा, 2 छोटे पैरा होंगे, उसके बाद आपका बॉडी पार्ट आ जाएगा। तो बॉडी पार्ट में मेनली आपके 2 पैराग्राफ्स बन जाएंगे। यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट में इस बात को नलीफाई करना है। पहले आपको ये बताना है कि जो भी हम लोगों ने लिए हैं वो बात सही है, बट उसका इंडियनाइजेशन किया है, यानी कि भारत के अनुसार क्या बेहतर हो सकता है, उसमें इंडियन इफेक्ट दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने उठा के बोरो कर लिया है, नहीं, हम लोगों ने बोरो नहीं किया, हम लोगों ने उससे देखा, उससे सीखा और उसके बाद उसके जैसा रेप्लिकेट करने की कोशिश की, बट एज इट इज नहीं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कंडीशंस के लिए वैलिड होगा, उसे हम लोगों ने रेप्लिकेट करने की कोशिश की। जैसे कोई भी अगर आप देखें उसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और हम लोगों ने एक ही तरह से पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश नहीं की है। लेट्स से अगर हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लाया है, फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली जो उनके यहाँ बेहतर थी। फंडामेंटल राइट हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, ये सारी चीजें। और हम लोगों ने पार्लियामेंट्री जब फॉर्म किया, जहां पर हम लोग सिंगल सिटीजनशिप लिया, तो आप देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डबल सिटीजनशिप नहीं लिया। तो इस तरह से एक मिक्सचर तैयार किया गया कि इंडियन फ्लेवर को कौन सा मिक्सचर सूट करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप जो बाद वाला आपका आएगा, वहां पर आपको इस बात को वैलिडेट करना होगा, या कंक्लूजन में भी आप इस बात को दे सकते हैं कि इट इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग एनीथिंग। अगर आप किसी के पास कुछ अच्छाइयां हैं तो वी कैन टेक, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर मान लेते हैं किसी भी कंट्रीज में कुछ प्रोसेस इज बिंग देयर और वो अगर सही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कंट्री में। सो ये वाला आपको इस तरह से पूरा आपका आंसर जो है वो पूरा फ्रेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने पूरे आंसर को क्या कर सकते हैं, मेंस में फ्रेम कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ऑल्दो इसे हम ज़्यादा डिटेल से तो मेंस बैच में डिस्कस कर पाएंगे। देन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है फेडरल सिस्टम। अब देखिए फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ट्रू फेडरेशन वर्ल्ड में कौन सा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए ट्रू फेडरेशन हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, क्या होता है फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम का अर्थ ये होता है कि सेंटर का एक आपका होगा सिस्टम और एक आपका स्टेट का होगा, यानी कि दोनों अलग अलग सिस्टम्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना अलग होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट अलग होगा। ठीक है, इसे जब हम फीचर्स के साथ देखेंगे ना तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि क्या फेडरल सिस्टम कहने का अर्थ है। देखिए सबसे पहले आप समझ लें कि क्या भारत ट्रू फेडरेशन है। द आंसर इज नो, वी आर नॉट ट्रू फेडरेशन। हम लोग फेडरेशन है बट विथ यूनिटरी बायस। अब यूनिटरी क्या होता है, आप इससे जब कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो यूनिटरी से कैसे कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे, यूनिटरी यानी सेंटर स्ट्रॉन्ग, सेंटर के पास हर तरह के पावर, स्टेट के लिए भी लॉ सेंटर ही बना रहा है, हर कुछ सेंटर ही कर रहा है, तो ये हो गया यूनिटरी फ्लेवर। लेकिन जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो सेंटर अपना पूरा अलग होगा और स्टेट पूरा अलग होगा। तो क्या ये भारत में होता है, नहीं। क्या ये होता है, नहीं। हम लोग ये दोनों के बीच में, यही मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने चीजें ली तो है बट इंडियनाइजेशन किया है। हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखा है कि इंडियन फ्लेवर को कौन सा जो फ्लेवर है वो सूट करेगा। तो जो इंडियन फ्लेवर को सूट कर रहा है उसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब देखिए हम इसे समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या क्या है जिससे हमें ऐसी चीजों को कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सर। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हम देखेंगे क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फेडरेशन को बताता है कि हम फेडरेशन है। तो सर पहला जो है वो हमारे पास 2 गवर्नमेंट है। वी आर हैविंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज वी आर हैविंग अ स्टेट गवर्नमेंट। हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट होने की वजह से, क्योंकि इसके अपने पावर्स है, यूनियन लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट भी होगा, और यहाँ पर स्टेट लिस्ट है। तो अपने यहाँ पर लॉज को बनाने के डिमार्केशंस हैं, तो इसलिए क्या है, 2 गवर्नमेंट है। तो 2 गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पर आप बोलेंगे कि फेडरेशन है, डेफिनेटली है। डिवीजन ऑफ पावर है, मैंने आपको बताया कि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, डिवीजन भी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रू फेडरेशन, क्यों, क्योंकि फिर क्लास हो जाएगा अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो। स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर है,
और यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, कैसे पता चलेगा? एक सेपरेट डिमार्केशन होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक सेपरेट डिमार्केशन देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए क्या है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउसेज होने चाहिए। क्या भारत में है? डेफिनेटली है। आपको लोकसभा भी देखने के लिए मिलेगा और राज्यसभा भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लोकसभा पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, दोनों के सहमति से, कोएलिशन से ही कोई लॉ पास हो पाता है। बाद में फिर प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, वो डेट इज अ डिफरेंट केस, हम उसे भी देखें। फिर उसके लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होनी चाहिए? सुप्रीमेसी होनी चाहिए। यानी ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लॉ भी है, रिटन भी है, सब कुछ है, बट सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, उसे एक होली के रूप में देखिए ही नहीं जा रहा है। सैंटिटी, लीगल सैंटिटी, एक वर्ड आता है लीगल सैंटिटी। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल सैंटिटी देखा जाता है। क्या है लीगल सैंटिटी? लीगल सैंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे फेथ है लोगों का। ठीक है, तो इसे तो लीगल सैंटिटी है। तो सुप्रीमेसी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर क्या होगा, पावर्स ही जो है वो डिफाइन नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स जो है पावर्स जो है वो क्या हो पाएंगे, डिफाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि पावर्स को डिफाइन करने के लिए कोई रूल बुक होना चाहिए ना, दैट विल से दैट ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग यूनिटरी क्यों कह रहे हैं? जब इतनी सारी हम लोग बातें कर ली कि फेडरेशन है, तो फिर क्यों हम यूनिटरी बायस कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस? क्यों यूनिटरी बायस? तो यूनिटरी बायस सर इसीलिए बिकॉज हमारे यहाँ जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है सेंटर स्ट्रॉन्ग? डेफिनेटली है, ज्यादा पावर्स है। कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर कोई लिस्ट आ गया तो उसके बाद अगर दोनों पे लॉ बने हुए हैं तो सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा, समझ रहे हैं? तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इमरजेंसी जब प्रोविजंस लग जाते हैं तो उस केस में तो स्टेट का रोल ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास। फिर इमरजेंसी वाला भी होगा, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यूनिटरी है। फिर सर हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप किसी राज्य के नागरिक नहीं है। लेट्स से यू आर फ्रॉम बिहार, तो आप बिहार के नागरिक नहीं है। यूपी, देन यू आर नॉट फ्रॉम यूपी। हरियाणा, यू आर नॉट फ्रॉम हरियाणा, यू आर फ्रॉम इंडिया। तो आप एक सिंगल सिटीजनशिप है। बट अगर आप यूएस में जाते हैं तो आप यूएस के सिटीजन तो हैं ही, साथ साथ अपने स्टेट के भी एक अलग सिटीजन होंगे। इसके बाद हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड यानी कि हायरार्की मेंटेन की गई है, हायरार्की है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपके हाई कोर्ट्स हैं, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। यानी एक हायरार्की है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग पावर है, हाई कोर्ट के अलग पावर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग। ये एक हायरार्की और ऑर्डर है। कुछ केसेस अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होंगे तो हाई कोर्ट, फिर देन सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक साथ इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा आप लोगों ने बात किया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या है सर, कि अगर आप जानते हैं आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये 3 सर्विसेज तो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, बट ये आईएफएस आपका फॉरेन वाला ना हो के फॉरेस्ट वाला है। ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस, ये तीनों क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है। अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। वर्क इसके लिए करते हैं, स्टेट के लिए। तो क्या ये क्लास नहीं है? सेंटर के जब अपॉइंट कराता है सेंटर के लिए वर्क करे, स्टेट जब अपॉइंट करेगा थ्रू पीसीएस तो वो स्टेट के लिए वर्क करे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑल इंडिया भी एक यूनिटरी को दिखाता है कि हमारे यहाँ सेंटर क्या है, अपने आप पे स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों का जब आप एमलगेशन देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कि हमारे यहाँ यूनिटरी है। तो क्या हम ये बोल दें या ये बोल दें? नहीं बोल सकते। तो दोनों का क्या है, हमारा मिक्सचर है। दैट मीन्स वी आर अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो हम फेडरल सिस्टम का है, यूनिटरी बायस। यही मैं बोल रहा था, इंडियनाइजेशन क्या इंडिया के लिए सूटेबल है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें हैं। सिर्फ बैग ऑफ बोरिंग नहीं है, चीजों को हम लोगों ने ले नहीं लिया है, हम लोगों ने चीजों को लॉजिकली, साइंटिफिकली लिया है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से चीजें होती है। उम्मीद करता हूँ जो चीजें मैंने आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सेलेंट फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम लोगों ने बात किया कि स्ट्रक्चरल पार्ट सर हम लोगों ने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। फिर हम लोगों ने बात किया फिलोसफिकल पार्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो फिलोसफिकल पार्ट हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया।
फिर होता है फिलोसफिकल बेस, फंडामेंटल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ऐसा कह सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में बहुत सारी अलग चीजें भी आती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे केस वन हम भारतीय केस के थ्रू। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम लिया है, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, बाइकैमरलिज्म हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया। इसके बाद हम लोग क्या है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, तो मैंने बताया कि रिजिड भी नहीं है ना फ्लेक्सिबल है, हम लोग दोनों का मिक्सचर है, ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड मिक्सचर। तो आप देख रहे हैं कोई एक चीज में हम लोग नहीं, हम लोग देखा कि रिजिड में भी ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फ्लेक्सिबल में भी ये सारी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने ऐसा किया कि मिक्स करके अपना एक तैयार कर लिया जो हमारे लिए यूजफुल है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी जब स्टडीज आप करते हैं तो आपको भी सिर्फ टॉपर को सुनने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बता रहा है, आप अपने स्ट्रेटेजीज और उनके स्ट्रेटेजी दोनों को मिक्स करके एक कॉमन स्ट्रेटेजी निकालेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगी, ठीक है। सोर्सेज की हम लोगों ने बात एक की थी, तो उसका मैं आपको पिक प्रोवाइड करूंगा, आप इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से आप लॉजिकली देखेंगे तो याद रहेगा। 2 में सिटीजनशिप ब्रिटिश से, फिर प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी आयरिश से फंडामेंटल, ये सारी चीजें, ठीक है। बैग ऑफ बोरिंग्स है क्या, ऐसा अगर आप किसी भी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिख के देख सकते हैं, या फिर आप मुझे लिखकर हमारे आईडी @incredible अभिषेक पे भेज देंगे 10 पे, तो मैं आपको बता दूंगा क्या फेडरल सिस्टम है। द आंसर इज नो सर, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। यहाँ पर हम लोगों ने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे को हम लोगों ने देखा है। एट लास्ट बस यही बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आप इन सभी के पीडीएफ चाहते हैं तो आईडी नोट करेंगे, ये @incredible @ASIS, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाके ASIS को सर्च करना है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, incredible_अभिषेक, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो एएस डिफेंस एग्जाम्स को कर सकते हैं, ये तीनों ही हमारे चैनल हैं। तीनों पे आपको लेक्चर के बाद उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ साथ क्विजेस भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो फिर लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए अगर आप लोग को यूजफुल लग रहा है, ठीक है। लेक्चर्स यूजफुल लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।